आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? आपको अनीत से जूझने वाले राष्ट्र को समर्पित शूरवीर पुस्तक लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुनाते हैं। सूफी अम्बा प्रसाद जो राष्ट्र हित में बलिदान हो गए। आइए जानते हैं सूफी अम्बा प्रसाद के बारे में। बहुत से लोग नहीं जानते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से हमें भी पता चला कि राष्ट्र हित में कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत सारा काम अपने क्षेत्रों में किया पर जानते नहीं। चलिए जानते हैं सूफी अम्बा प्रसाद के बारे में। सूफी साहब, चलिए आपका समय हो गया। जेलर ने मृत्यु दंड देने के लिए बंदी को पुकारा। कोठरी खोली। बंदी पद्मासन लगाए बैठा था, नीरव, निष्पंद, निष्प्राण। शरीर को वस्त्रों की तरह त्याग देने वाले ये जीवंत आत्मा थे देशभक्त सूफी अम्बा प्रसाद। भारत में इनका रहना कठिन हो गया था। इनके यहाँ रहने से इन्हें प्राण दंड से कम सजा अंग्रेज देने वाले नहीं थे। इनके मित्रों ने इनसे विदेश जाने का आग्रह किया। ये ईरान चले गए। प्रथम विश्व युद्ध में वे ईरान की तरफ से लड़े। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया। सैनिक न्यायालय ने इन्हें गोली मारने की सजा सुनाई। सूफी साहब उनके गोली मारने से पहले ही अपना नश्वर शरीर छोड़ गए। पानी की धारा के साथ जो जड़ तिनका भी बह लेता है, किंतु प्रवाह के विपरीत तैरने का साहस मछली ही कर सकती है। समय के साथ चलने वाले तो बहुत होते हैं, पर समय को बदलने का प्रयास जीवित जागृत आत्माएं ही कर पाती हैं। जिनकी आत्मा सोई हुई है उस पर अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है। वे विवेकहीन मनुष्य पशुतुल्य जीवन ही जीते रहते हैं। मित्रों, सूफी अम्बा प्रसाद समय की धारा को पलटने वाले जीवित जागृत आत्माओं की कोट में गिने जाते हैं। भारतवर्ष अंग्रेजी दास्ता की चक्की में पिसा जा रहा था। साधारण जनता को जमींदार लूटते थे और अंग्रेज भी लूटते थे। इस दोहरी मार से भारतवासी बुरी तरह तड़प रहे थे। सामान्य जनजीवन नारकीय हो चला था। सूफी अम्बा प्रसाद को यह स्थिति सह नहीं हो सकी। इस अन्याय से देशवासियों को छुड़ाने के लिए उनकी आत्मा तड़प उठी। ऐसे अनेक जीवित जागृत आत्माओं का पुण्य प्रताप है कि आज भारतवर्ष की जनता आजादी की सांस ले सकी है। इनका जन्म मुरादाबाद में सन 1862 में हुआ। ये पैदा हुए तब भी इनके एक ही हाथ था। इस एक दाएं हाथ से ही उन्होंने आगे चलकर जो जौहर दिखाए, उन्हें देखकर दो हाथ वाले भी दांतों तले उंगली दबाते थे। जैम उल इल्म उर्दू पत्र के संपादक के रूप में वे एक नक्षत्र की तरह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आकाश में उदित हुए। वे एक अच्छे लेखक थे। उनकी लेखनी तलवार की मार करती थी। उन्होंने देखा कि मेरे देशवासी किस प्रकार अत्याचारों से पीड़ित हैं। अंग्रेज हम पर शासन ही नहीं करते, हमें नीचा समझते हैं। विद्वता तथा योग्यता संपन्न भारतीय की भी अंग्रेजों की तुलना में कोई कद्र नहीं होती। सड़क पर चलने, रेल में बैठने जैसे सामान्य नागरिक अधिकार तक में असमानता बरती जाती है। भारतवासी इतना सहते हुए भी चुप हैं।
चुप हैं, जागते नहीं, प्रतिकार के लिए उठ खड़े नहीं होते, उन्हें जगाने का माध्यम उन्होंने पत्रकारिता चुनी। पत्रकारिता का क्षेत्र उन दिनों आज की तरह पैसा कमाने का साधन नहीं था, ना तो विज्ञापन की मोटी मोटी रकमें उन दिनों प्राप्त होती थी, ना सरकार से संरक्षण ही मिलता था। सरकार तो ऐसे पत्रों की जानी दुश्मन थी जो भारतवासियों में देश प्रेम जगाते थे। इस प्रकार के पत्रकारों का अभाव ही था। इस प्रकार के गिने चुने पत्रकार थे जिनकी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी। वस्तुतः यह एक परमार्थ परक कार्य था जिसमें हानि उठाने की ही संभावना थी, लाभ का तो सवाल ही नहीं उठता। अम्बा प्रसाद जी ने इसी काम को अपनाया। मित्रों, इसी काम को अपनाया अम्बा प्रसाद ने। उनकी लेखनी क्या चलती थी? तलवार चलती थी। उनकी लेखनी क्या चलती थी? तलवार चलती थी। विदेशी शासन तथा जमींदारों पर इसकी मार बहुत भयानक होती थी। इस प्रकार के खतरनाक पत्रकार को सरकार कैसे खुला छोड़ सकती थी? जैम उल इल्म में प्रकाशित एक लेख के आधार पर इन पर सरकार ने राजद्रोह का अभियोग लगाया। न्यायालय ने 1.5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी। सजा की अवधि समाप्त हुई तो रजवाड़ों ने इनके ऊपर अनुचित हस्तक्षेप करने का मुकदमा किया। विदेशी सरकार तो यही चाहती थी कि सूफी जेल में ही सड़ता रहे। इस अभियोग से इन्हें 6 वर्ष का सश्रम कारावास दिया गया। सूफी तो यह सब सहने को तैयार होकर ही मैदान में कूदे थे। वे जानते थे कि सत्य कहने वालों को यातनाएं तो मिलेंगी ही। ईशा को भी ऐसी ही सच्ची बात कहने के कारण सूली पर चढ़ना पड़ा था, पर उनका यह बलिदान निरर्थक नहीं गया। मेरी यातनाएं भी निरर्थक नहीं जाएंगी। इनका परिणाम शुरू होगा। भारतवर्ष को स्वाधीनता दिलाने में ऐसे कितने ही बलिदान देने पड़ेंगे। जेल तो साधारण बात है। हैदराबाद का निजाम इनकी विद्वता का कायल था। जब इनकी सजा पूरी हो गई तो उसने अपने यहाँ रह जाने का आग्रह किया। निजाम ने उन्हें 2 रुपये प्रतिमाह देने का प्रस्ताव किया। उसने तो इनके रहने के लिए मकान तक बनवा दिया था। सूफी इस प्रकार का जीवन नहीं चाहते थे। आत्मा का हनन करके शारीरिक सुख सुविधा के लिए अपने आप को पतित कर लेना उन्हें स्वीकार नहीं था। उन्होंने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अंग्रेज सरकार इन्हें 1000 रुपया मासिक वेतन पर अपने जासूसी विभाग में रखना चाहती थी। सरकार के वेतन भोगी होने का अर्थ था राष्ट्र के प्रति उत्सर्ग के जीवन का अंत। उन दिनों 1000 रुपये कम नहीं थे। इतनी बड़ी रकम ठुकरा देना उस आदर्शवादी के लिए साधारण बात थी। वे कहा करते थे, अपने ही स्वार्थों के लिए तो पशु भी जी लेता है। अपने ही स्वार्थों के लिए तो पशु भी जी लेता है। मनुष्य होकर जो दूसरों के दुख दर्द का ध्यान न रखे तो वह बिना सींग पूंछ का जानवर ही तो है। मित्रों, इन सब प्रलोभनों में कभी उनका चित्त डामाडोल नहीं हुआ। उन्होंने जेल से छूटते ही इतिहास प्रसिद्ध क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह के साथ मिलकर पेशवा उर्दू पत्र निकाला। इस पत्र ने जन जागरण की बहुत बड़ी कमी पूरी की। साथियों, पेशवा के माध्यम से इन क्रांतिकारियों की आवाज जन जन के अंतर में सोई मर्दांगनी आदर्शवादिता तथा राष्ट्र प्रेम
जगा रही थी। इन्हीं दिनों लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को टुकड़ों में बांट दिया। इस निर्णय के विरोध में देशव्यापी आंदोलन हुआ। आंदोलन को भड़काने में पेशवा बहुत सहायक सिद्ध हुआ। एक और अंग्रेजी हुकूमत थी जिसके पास बहुत बड़ी सेना, धन दौलत, शासन तंत्र, पुलिस, शस्त्रास्त्र आदि सब साधन थे। दूसरी तरफ कुछ गिने चुने साधनहीन मनुष्य थे जिनके साथ सच्चाई की सेना, आदर्शों की धन दौलत तथा राष्ट्र यज्ञ में आहूत देने की अदम्य लालसा थी। मित्रों, ऐसे ही गिने चुने सिरफिरों के अगुआ सूफी जी थे। भारतीय जनता सो रही थी, उसे जगाना था। उसकी इस नींद का लाभ उठाकर ही अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे। लाहौर के आर्य होटल में एक विराट सभा का आयोजन किया गया। सरकार ने पंजाब के 9 जिलों के लिए एक कानून पास किया था जो जनहित की दृष्टि से अनुचित था। सभा में सरदार अजीत सिंह इस कानून के विरोध में आग उगलने वाली वाणी में भाषण दे रहे थे। सोए सिंह भी इस हुंकार सुनकर जागने लगे थे। इसी समय अंग्रेज पुलिस ने होटल को घेर लिया। उपस्थित जन समुदाय में भय की एक लहर दौड़ आई। सूफी जी ने लपक कर होटल का दरवाजा बंद कर दिया तथा चट्टान की तरह अड़ गए। अंग्रेज ऑफिसर को उन्होंने इस प्रकार निहत्ती भीड़ पर चढ़ आने के लिए डांटा। जब तक सभा चली, अंग्रेज अफसर का साहस न हो सका कि कार्यवाही रुकवा देता। मित्रों, अन्यायी चाहे कितना ही सबल क्यों ना हो, वह जरा से प्रतिरोध से भी भय खाने लगता है। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध सरदार अजीत सिंह तथा सूफी अंबा प्रसाद के दल, भारत माता ने जब मोर्चाबंदी शुरू की तो वे बौखला उठे, क्योंकि सच्ची शक्ति उनके पास नहीं थी। सच्चाई तथा न्याय आदि उनके साथ होता तो उन्हें इन थोड़े से देशभक्तों से भय खाने की आवश्यकता नहीं थी। सच पूछा जाए तो अंग्रेज इनके मुकाबले में बहुत कमजोर सिद्ध हुए थे। मित्रों, सूफी जी इस तथ्य से परिचित थे कि साधन तथा प्रभुत्व अपने आप में महान नहीं होता, वरन उसका सदुपयोग करके उसे महत्ता दिलाई जा सकती है। मनुष्य की प्रतिभा तथा योग्यता की यही स्थिति है। सदुपयोग एक अनिवार्य शर्त है। उन्होंने अपनी लेखनी का उपयोग एक महान प्रयोजन के लिए किया। सूफी जी अपने स्वार्थ के लिए ही लिखते तो वे काफी धन कमा सकते थे, अच्छा पद पा सकते थे, पर उन्होंने उन्हें सामने आए हुए भी ठुकरा दिया। इसी का परिणाम है कि वे अकेले आज एक प्रेरक अमर चरित्र के रूप में याद किए जाते हैं। मित्रों, सूफी जी ने पेशवा के माध्यम से वह हवा बहाई कि उससे चिंगारियां दावानल बनने लगी, जनता जागने लगी। उनके संपादकीय बेजोड़ थे। पेशवा की पुरानी फाइलें देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी लेखनी में कैसा जादू था। अंग्रेज सरकार हाथ धोकर इन लोगों के पीछे पड़ गई। इनको पकड़ने के लिए जाल बिछाए जाने लगे। किसी भी मूल्य पर अंग्रेज सरकार इन्हें खुला नहीं छोड़ना चाहती थी। जितना शीघ्र हो सके इन्हें बंदी बनाना चाहती थी। बंदी बनाने के लिए मृत्यु दंड या फांसी की सजा इन्हें दी जाती। ये बंदी होना नहीं चाहते थे। गुप्त वेश में वे नेपाल जा पहुंचे। नेपाल गवर्नर ने इन्हें आश्रय दिया। एक ही हाथ के होते हुए भी सूफी जी जो लिपियां लिखने में समर्थ थे, लिख लेते। उन्हें अपने एक हाथ का अभाव कभी खटका नहीं। वे मजाक में कहते थे 1857 की लड़ाई में एक हाथ कट गया था, सो इस जन्म में एक ही रह गया।
उनका यह जोश तथा देश प्रेम केवल लेखन तथा भाषण देने तक ही सीमित नहीं रहा, वे अव्वल दर्जे के संवाददाता तथा गुप्तचर भी थे। सन 1910 की बात है। अंबाला कमिश्नर जनता पर बहुत अत्याचार करता था। ये गूंगे बहरे बनकर उनके यहाँ नौकर रह रहे थे। उन्हें खाने की मेज पर मक्खियां उड़ाने का काम दिया गया। उस समय आया वह कमिश्नर अपने सहायकों से परामर्श करता था। इसकी रिपोर्ट अमृत बाजार पत्रिका के लिए वे भेज देते थे। कई महीने तक वे गूंगे बहरे बनकर उनकी आंखों में धूल झोंकते रहे। कमिश्नर अपनी इन बातों को पत्रिका में देखकर हैरान होता था। सूफी साहब पर वह कभी शक न कर सका। भारत में रहना कठिन हो गया तो वे ईरान चले गए। ईरान में उन्होंने आबे हयात पत्र का संपादन किया। वहां रहकर वे आप भारतीय आंदोलन में सहायता देते रहे। उनके देशभक्तपूर्ण लेखों से भारत ही नहीं, ईरान को भी लाभ हुआ। सूफी जी वहां लोकप्रिय नेता बन गए। सूफी जी के जीवन से यह सिद्ध हो गया कि सच्चाई और न्याय, आदर्श तथा लोक मंगल का क्षेत्र देश की सीमा से बंधा नहीं है। आदर्शों के लिए जीवन अर्पित करने वालों की सर्वत्र अपेक्षा है। जहां भी ऐसे सच्चे मानव रहेंगे वहां की जनता को लाभ ही मिलेगा। मित्रों, ईरान में रहते हुए वे प्रथम विश्व युद्ध में ईरान के पक्ष में लड़े। इनके प्रति वहां के लोगों में बड़ी श्रद्धा थी। वे उन्हें अपना पथ प्रदर्शक मानते थे। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, सत्य, न्याय और आदर्शों का प्रकाश फैलाने वाले सूफी जी का जीवन लोक मंगल के लिए तिल तिल करके जलने वाले दीपक की तरह भारत व ईरान तथा समस्त विश्व के लोगों को प्रेरणा प्रकाश देता रहेगा। ओम शांति शांति शांति। आगे एक और राष्ट्र के प्रति समर्पित शूरवीर का जिक्र करेंगे अगले वीडियो में। स्वाध्याय सत्संग करते रहिए।